हेलो एवरीवन। मैं सुनील आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल एसएसटी विद सुनील में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी लोग अपनी पढ़ाई बहुत बेहतर तरीके से और ईमानदारी से कर रहे होंगे, क्योंकि माँ बाप की आप लोगों से ही उम्मीदें होती हैं, है ना। पढ़ लिख करके ही मतलब कि हम एक अच्छा नागरिक बनते हैं, एक अच्छे नागरिक बनते हैं और एक बेहतर जीवन जीने लायक अपना जीवन भी बनाते हैं इस शिक्षा के माध्यम से ना। ओके, तो जैसा कि आप मेरा टॉपिक देख रहे हो, आज का क्या है? वन एवं वन्य जीव संसाधन, है ना। जंगल, है ना, वन और उसमें रहने वाले जीव, जिनको जंगली जानवर भी कहते हैं ना। ये क्या है? ये रिसोर्सेज हैं, ये संसाधन है, ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कहें कि वन, ये तो किसी भी देश की सबसे अमूल्य निधि है ना, संपदा है। और जो उसमें जीव जंतु रह रहे हैं वे भी पर्यावरण के हिसाब से बहुत ही सहयोगी भूमिका अपनी वो मतलब कि निभाते हैं, जो एक दूसरे पर कंट्रोल रखते हैं। तो उसी से रिलेटेड यह हमारा आज का टॉपिक है। और जैसा कि सीधे अपने टॉपिक पर हम आते हैं, है ना। टॉपिक क्या है, क्या कह रहा है? ये पैराग्राफ है, मैं अंडरलाइन करते चलता हूं, आप लोग समझते चलेंगे। सूक्ष्म जीवाणुओं, है ना, सूक्ष्म जीवाणुओं से लेकर ब्लू व्हेल तक। ब्लू व्हेल क्या है? ये विश्व का सबसे बड़ा जीव है ना, आकार में। और जीवाणु क्या है? बैक्टीरिया क्या है? जो हमें खुली आंखों से नहीं दिखता है, जिसको देखने के लिए हम लोग माइक्रोस्कोप वगैरह का यूज करते हैं ना। तो उस जीव से लेकर के ब्लू व्हेल तक के इन जीवधारियों के साथ मानव जो है इस ग्रह पर रहता है। और यही मानव इन जीवधारियों के साथ जो है क्रिया प्रतिक्रिया करता है और एक दूसरे के साथ में रहता है। और इसी को ही हम कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र, कहते हैं इको सिस्टम कहते हैं। जैसा कि ये बोल भी रहा है, करोड़ों जीवधारियों के साथ हम इस ग्रह पर निवास करते हैं। ओके, यही मानव और दूसरे जीवधारी एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं, जिसको हम जैव विविधता भी कहते हैं, है ना। और इंग्लिश में जो उसके लिए प्रचलित शब्द है वो है बायोडाइवर्सिटी। क्या है? बायोडाइवर्सिटी ना, जैव विविधता। ये किसी भी देश में ये जैव विविधता जो होता है, ये पर्यावरण कितना मतलब कि अच्छा है, ये इस पर डिपेंड करता है ना। तो जहां पर जैव मतलब की विविधता बहुत ज्यादा पाई जाती है, तो वो क्षेत्र जो है पर्यावरण की दृष्टि से सबसे अच्छा माना जाता है ना। तो भारत भी इस मामले में पीछे नहीं है, बल्कि एक महत्वपूर्ण भूमिका, एक महत्वपूर्ण स्थान पर है अपना भारत देश, है ना। उसके बाद है, ये मैंने हेडिंग्स लिख रखी हैं, भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात। वनस्पति जात में जिसमें सभी प्रकार के पेड़ पौधे आते हैं, है ना। और प्राणी जात जिसमें सभी प्रकार के जानवर आते हैं, जीव आते हैं ना। और यही चीज इसमें हम आपको बताते हैं इस हेडिंग में ना। और जैसा कि आप सभी को पता है, जंगल जो होते हैं ये वनस्पतियां हैं, है ना, जिनका मानव अपने हित में प्रयोग करता है ना। आइए, जैव विविधता के संदर्भ में, बायोडाइवर्सिटी के संदर्भ में भारत में सारी उपजातियों की संख्या लगभग 16 लाख है। 16 लाख जो है प्रजातियां या उपजातियां हमारे देश में इनकी पाई जाती है। किनकी? प्राण मतलब कि वनस्पति जात और प्राणी जाति की 16 लाख संख्या है लगभग, है ना। देखिए, बहुत सारे जीव जंतु ऐसे भी हैं जो हमारे जो अपने जीवन में हम उनको देख भी नहीं पाते हैं, तो उनकी भी गिनती इसमें हो रही है। हम तो अपने आसपास के जंगलों को देख पाते हैं, पेड़ पौधों को देख पाते हैं, फूल वगैरह जो होते हैं उनको देख पाते हैं, जो जानवर हैं उनको देख पाते हैं, लेकिन बहुत सारे जानवर ऐसे हैं जो आज तक आपने देखे भी नहीं होंगे। और कुछ जीव जंतुओं के नाम इसमें आएंगे, उनको आप पढ़ तो लोगे, है ना, लेकिन आपने कभी भी उनको देखा नहीं होगा, है ना। तो इस प्रकार से बहुत से जीव हैं, है ना, जिनकी
मतलब कि ये तो एक अनुमान लगाया गया है, बाकी काउंटिंग सही सही नहीं की जा सकती या सही सही नहीं मालूम किया जा सकता कितने प्रकार के ये प्राणी जात हैं और कितने प्रकार के वनस्पति जात हैं। ओके, अच्छा, पर्यावरण परिवर्तन से इन पर भारी दबाव पड़ा है ना। एनवायरमेंट जो चेंज हो रहा है उसकी वजह से जंगलों पर और जंगलों में निवास करने वाले जीव जंतुओं पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ना, जिसकी वजह से ये जैव विविधता में ह्रास होता चला जा रहा है ना। पर्यावरण परिवर्तन और परिवर्तन किस वजह से होता है सभी को मालूम है, मानव की गतिविधियां, है ना। मानवीय जो मानव के द्वारा फैलाया जाने वाला प्रदूषण है, चाहे वो जल प्रदूषण हो, चाहे वो वायु प्रदूषण हो, चाहे वो ध्वनि प्रदूषण हो, चाहे वो मृदा प्रदूषण हो, तो इन सारे प्रकार के प्रदूषणों ने, पॉल्यूशन ने इस पर्यावरण को बिगाड़ने का काम किया है ना। अब इन पर इतना दबाव पड़ गया है कि कुछ जीव जंतु ऐसे हैं या पेड़ पौधे ऐसे हैं जो लुप्त होने के कगार पर हैं, यानी कि वे जीव अब खत्म होने को हैं। जैसे कि इसमें तो आप जो पढ़ोगे ही पढ़ोगे, लेकिन कुछ जीव ऐसे भी हैं, जंतु ऐसे भी हैं जो हमको अब बहुत कम दिखते हैं, बहुत रेयर दिखते हैं, जैसे चील वगैरह है, गिद्ध वगैरह है। बचपन में मैं बहुत सारे देखता था, लेकिन आज तो वो बहुत रेयर दिखते हैं, है ना। और दिखते भी हैं तो बहुत लगता है कि कितना यूनिक पीस है, कितना अलग दिख रहा है। जैसे गांव में देख लीजिए, जैसे गौरैया चिड़िया हैं, ये सब इनकी संख्या कितनी कम हो रही है। संख्या कम होने का रीजन यही है पर्यावरण में बदलाव। पक्के होते घर, जैसे जंगल कट रहे मान लो, तो ये वन्य जीव कहाँ रहेंगे, पक्षी कहाँ रहेंगे, है ना। जैसे गौरैया है ना, स्पैरो, वो तो हम लोग के घरों में घोंसला बनाती थी, लेकिन अब क्योंकि पहले घर कच्चे बनते थे तो छपरा है जो कि पुआल का बनता है ना, या कच्चे घर बने हैं तो उनमें वो अपना अपना घोंसला बना करके रहती थी। लेकिन आज जो पक्के घर बन गए हैं तो उनमें तो कुछ ऐसा कुछ है ही नहीं कि वो वहां पर अपना घोंसला बना सके, मतलब कि बना सके, है ना। तो इसकी वजह से देख लो आप कितनी कम दिखने लगी है ना। तो ये तो आप अपने आसपास देख रहे हो, लेकिन कुछ जीव जंतु आपकी निगाह में भी नहीं कभी आए और वो खत्म होने के कगार पर है पर्यावरण में बदलाव की वजह से, है ना। तो कुछ लुप्त हो चुके हैं, कुछ लुप्त होने के कगार पर हैं और कुछ लुप्त हो चुके हैं। जैसे चीता और गुलाबी सिर वाली बत्तख, है ना। चीता कौन सा, एशियाई चीता, चीता, गुलाबी सिर वाली बत्तख, पहाड़ी कोयल, जंगली चित्तीदार उल्लू, मधुका इंसिगनिस यानी कि जंगली महुआ जो पेड़ होता है यानी कि वनस्पति जाति में आता है आदि, ये सब क्या हैं, ये सब लुप्त हो चुके हैं, ये खत्म हो चुके हैं और कुछ खत्म होने की कगार पर हैं, है ना। सीधा सा जो एक मुद्दा है जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज, ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इसमें ना। उसके बाद आज इसमें और चीजें आती है। इसके बाद है पौधे और प्राणियों की जातियां कौन कौन सी हैं, ये कैसे तय किया गया, है ना। इसके तय करने के पीछे क्या रीजन थे, है ना। जैसे अंतरराष्ट्रीय, ये आप जब लिखेंगे अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ, यानी कि प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ, ओके, जिसका शॉर्ट नेम है आईयूसीएन का वर्गीकरण। इसने किस आधार पर इन पौधों और प्राणियों का वर्गीकरण किया है, ये जान लेना बेहद जरूरी है। जैसे हेडिंग पहली है, जो वर्गीकरण किया गया है किसमें किया है, जैसे सामान्य जातियां, वे जातियां जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है ना, जैसे पशु, साल वृक्ष, चीड़ वृक्ष इत्यादि ना। तो ये सामान्य जातियां हैं जो आपको आम जीवन में या रोजमर्रा की जिंदगी में आपको देखने को मिलती हैं, तो ये सामान्य जातियों में आता है। उसके बाद जो वर्गीकरण किया गया है
वो है संकटग्रस्त जातियां जो संकट में है, जैसे बाघ वगैरह ये संकट में है, गैंडा जो है ना, वो संकट में है, हाथी जो है वो संकट में है। हमें उनका संरक्षण करना है। तो वे जीव, तो संकटग्रस्त जातियां, जैसे इनका लुप्त होने का खतरा है या इनके लुप्त होने का खतरा बना हुआ है ना, इनकी संख्या कम है। जैसे काला हिरण, जैसे ब्लैक बक ना, मगरमच्छ, ये भी खत्म होने के कागज, जैसे जंगली गधा है ना। ये क्वेश्चन में किसी भी कंपटीशन में या बोर्ड के एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जरूर क्या अधिकतर आता है ना। तो जंगली गधा, गैंडा और शेर पूंछ वाला बंदर ये संकटग्रस्त जातियों में आता है। काले हिरण के शिकार में ही तो एक प्रसिद्ध फिल्मी अभिनेता के ऊपर केस चल रहा था, जो कि बहुत लंबा केस चला उस पर, है ना। राजस्थान में वो शिकार उसका किया गया था, तो उसको मारना, इन सबको मतलब कि इन सबको पकड़ना, उनका शिकार करना एक अपराध माना जाता है ना। अगर आपसे इनकी कोई हत्या हो भी जाती है तो आपके ऊपर एक लंबा केस चल सकता है, एक लंबी सजा आपको मिल सकती है ना, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत। तो इस प्रकार से ये जब आप जरूर लिख लेंगे, ये बहुत पूछा जाता है ये सब चीजें। उसके बाद है कुछ सुभेद्य जातियां होती हैं, इनकी संख्या घट रही है ना, जो धीरे धीरे संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में शामिल हो जाएंगे। यानी कि इनकी संख्या जो धीरे मतलब कि घट रही है, ये संकटग्रस्त की श्रेणी में आ जाएंगे। जैसे नीली भेड़ और एशियाई हाथी, है ना, और गंगा डॉल्फिन, ये सुभेद्य जातियां हैं जो कि जिनकी संख्या कम हो। जैसे गंगा में पाई जाने वाली डॉल्फिन, ये भारत का क्या है, नेशनल एक्वेटिक एनिमल है गैंगेटिक डॉल्फिन, है ना। ये भी जीके में बहुत पूछा जाता है और एग्जाम वगैरह में। तो गंगा डॉल्फिन ये भी जो है सुभेद्य जातियां हैं, लेकिन इनकी संख्या धीरे धीरे इतनी कम होती जा रही है कि ये संकटग्रस्त जात श्रेणी में आने वाले हैं ना, गंगा डॉल्फिन। ठीक है, तो ये आप जरूर लिखो, क्योंकि इसे गंगा डॉल्फिन, गंगा क्या है, नदी का नाम है ना। तो नदी कितनी प्रदूषित हो चुकी है ये तो सभी लोग जानते हो, है ना। तो इस प्रदूषण की वजह से डॉल्फिन का रहना दुर्भर हो गया है। और जो डॉल्फिन होती है ये स्वच्छ जल में रहती है, साफ पानी वाले क्षेत्रों में रहती है ना, गंगा डॉल्फिन। उसके बाद है दुर्लभ जातियां, दुर्लभ माने ये जिनको जो देखने में भी जिनको कम देखा जाता है या जो कम दिखाई पड़ती हैं, उपरोक्त मैंने बता दिया है। उसके बाद है स्थानिक जातियां, विशेष क्षेत्रों में पाई जाने वाली जातियां, जो कि विशेष क्षेत्रों में पाई जाती हैं, जहां पर मनुष्य की पहुंच भी लगभग कम होती है ना, विशेष क्षेत्रों में पाई जाने वाली। जैसे अंडमानी टील, निकोबारी कबूतर, अंडमान निकोबार सभी जानते हो, निकोबारी कबूतर, अंडमानी जंगली सुअर इत्यादि, ये सब इसमें आते हैं स्थानिक जातियों में। तो आप लोगों को जो ये वर्गीकरण किया गया है किसके द्वारा, IUCN के द्वारा ना, इस वर्गीकरण को जो स्टूडेंट्स हैं 10th वाले वो भी जरूर लिखें, और क्या नाम है वो जो कंपटीशन में बच्चे बैठते हैं वे भी जरूर लिखें। ये सब बहुत पूछा जाता है ना, जैसे कि मैंने यहाँ बताया भी था। तो इतना तो हो गया। इसके बाद आता है लुप्त जातियां हो गई। अब कुछ जातियां ऐसी हैं जो पृथ्वी से लुप्त हो चुके हैं, जैसा कि आपने अभी यहाँ पर लिखा था, जो संकट आन पड़ा है इन जीवों पर पर्यावरण परिवर्तन की वजह से, उसके बारे में बता रहा है। लुप्त जातियां जैसे एशियाई चीता और गुलाबी सिर वाली बत्तख। और भारत में ये फैक्ट है, भारत में एशियाई चीते को 1952 में ही लुप्त घोषित कर दिया गया है। 1952 से जरूर लिखेंगे ना, एशियाई चीते को लुप्त घोषित कर दिया गया है। तो इतना तो आपने देखा। वर्गीकरण पहला कौन सा है, सामान्य जातियां, संकटग्रस्त जातियां, सुभेद्य जातियां, ओके। चौथा है दुर्लभ जातियां, पांचवा है स्थानिक जातियां, और छठा है लुप्त जातियां। तो ये संख्या हो गई, जरूर लिखें आप लोग। ये हो गया
जीवों के बारे में, जो प्राणी होते हैं, जिनमें प्राण होता है ना, जीव जंतु, उनके बारे में हो गया। उसके बाद आता है वन विनाश क्यों हो रहा है, किस प्रकार से हो रहा है, इसके परिणाम क्या होंगे, है ना, या निर्वनीकरण जो हो रहा है ना, डिफॉरेस्टेशन। उसके बाद वन विनाश पे आते हैं। तो औपनिवेशिक काल में हमारे देश में सबसे अधिक वन विनाश हुआ, है ना। औपनिवेशिक काल माने ब्रिटिश शासन काल में। औपनिवेशिक काल में रेलवे, कृषि, व्यवसाय, वाणिज्य, वानिकी के द्वारा बड़े पैमाने पर इन जंगलों का विदोहन हुआ, है ना। विदोहन, विदोहन माने बहुत ज्यादा उनका यूज किया गया। आप एनसीईआरटी की 9th की बुक उठा के देख लोगे तो उसमें मालूम हो जाएगा किस प्रकार से। इसमें जो रेलवे का नाम आ रहा है, रेलवे क्या, जैसे जो ट्रेन चलती है किस पर चलती है, ट्रैक पर चलती है। 2 पटरियां होती हैं आर पार, और उन दोनों पटरियों को जोड़ने के लिए, जैसे एग्जांपल के लिए इन दोनों पटरियों को जो मतलब कि जोड़ने के लिए जो बीच बीच में टुकड़े लगाए जाते हैं ना, लकड़ियों के पहले लगते थे लेकिन अब तो आरसीसी के बनते हैं, उनको स्लीपर कहते हैं ना, उनको स्लीपर कहते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मैं बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये रहा ट्रैक है, तो ये जो ऐसी सी लाइनें हैं, है ना, इनको स्लीपर कहते हैं, जो पटरियों को जोड़ने का काम करता है। तो ब्रिटिश शासन काल में ये लकड़ियों की बनती थी, लकड़ी की बनती थी ना। तो बड़े पैमाने पर जंगलों का सफाया किया गया भारत में दूर दूर तक रेलवे लाइन बिछाने के लिए। तो नुकसान तो हुआ ही हुआ ना। उसके बाद व्यवसाय, कृषि कराने के लिए, यानी कि जंगलों को बड़े पैमाने पर साफ करवाया गया, क्योंकि अंग्रेजों ने दिमाग लगाया कि जंगलों को साफ करो, उपजाऊ जमीन है, खेती कराओ और लगान वसूलो, यानी कि रेंट वसूलो, मुनाफा कमाओ। एक तो ये हो गया। व्यवसायिक इस्तेमाल भी हुआ। व्यवसायिक कैसे, जो ब्रिटेन में पानी के जहाज बनते थे, है ना, और छोटी सी बात है, जो क्रिकेट बैट होता है, जो उसका हैंडल होता है, हत्था होता है ना, वो बेत की लकड़ी का बनता था। तो बड़े पैमाने पर जंगलों को कटवा करके ये लकड़ियां वहां भिजवाई गई ब्रिटेन में। पानी के जहाज बने, बेत से बैट का हैंडल बना, है ना। तो इस प्रकार से जंगलों को पैमाने पर कटवाया जा रहा था बदस्तूर, है ना। उसके बाद वाणिज्य वानिकी का नंबर आता है। वाणिज्य वानिकी में एक ही प्रकार के वनों को लगाने का चलन शुरू हुआ। एक ही प्रकार के पेड़ जो है लगाए, मतलब कि लगाए जाए, जैसे बाग वगैरह होता है ना, तो एक ही प्रकार के वनों को लगाया गया, है ना। एक ही प्रकार के पेड़ों के वनों को लगाया गया। इसकी वजह से क्या हुआ, जो अन्य प्रकार के जंगल थे उनका सफाया किया गया और उस पर वानिकी का कार्यक्रम शुरू किया गया, है ना। तो नुकसान हुआ एक प्रकार से। कीमती लकड़ियों की डिमांड को पूरा करने के लिए ये शुरू हुआ। उसके बाद पूर्वोत्तर और मध्य भारत में, पूर्वोत्तर और मध्य भारत, पूर्वोत्तर माने आपके वो 7 राज्य जो कि आपके पूरब में पड़ते हैं ना, और मध्य भारत में स्थानांतरित खेती झूम, स्थानांतरित खेती झूम, जिसको स्लैश और बर्न भी कहते हैं, काटना और जलाना, है ना, से वनों का निम्नीकरण हुआ है। निम्नीकरण, वनों का निम्नीकरण, वनों का कम हो जाना निम्नीकरण कहलाता है। वनों की क्वालिटी का गिरना निम्नीकरण कहलाता है ना। तो ये झूम खेती के द्वारा शुरू हुआ। झूम खेती में क्या होता है कि जंगलों का सफाया किया जाता है कुछ हिस्से पर, उस पर खेती की जाती है कुछ वर्षों तक, है ना। उसके बाद जब उसकी उपजाऊ क्षमता कम हो जाती है उस मृदा की, तो उस जमीन पर को है ऐसे ही परती छोड़ दिया जाता है और आगे के जंगल को साफ कर लिया जाता है ना। तो इस प्रकार से बहुत दिनों तक जब वो जमीन पड़ी रहती है, जब वो पानी बरसता है कैसे क्या, तो वो मृदा जो है जब सड़ती है तो वो फिर से उपजाऊ बन जाती है, फिर से वहां पर जो है पेड़ पौधे उगने लगते हैं। तो इस प्रकार से जंगलों को काटा जाने लगा खेती करने के लिए, जिसको झूम खेती कहते हैं या स्थानांतरित खेती भी कहते हैं। ये अपने ही देश में नहीं, विश्व के अन्य देशों में भी ये प्रथा प्रचलित थी। इसको हमारे देश में झूम के नाम से जाना जाता है ना। तो इससे भी वनों का निम्नीकरण हुआ। वनों के निम्नीकरण के बहुत सारे मतलब कि रीजन है, जैसे शहरीकरण, औद्योगिकरण,
शहर मतलब कि शहरों का विस्तार। ओके, उसके बाद ये हुआ नदी घाटी परियोजनाओं से। नदी घाटी परियोजनाओं से 1952 से 4 लाख हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र जो है जलमग्न हो चुके हैं या हो जाएंगे। नदी घाटी परियोजनाएं ये क्या होती हैं? वे परियोजना, इनको बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना पूरा पूरा ये कहा जाता है। जैसे भाखड़ा नांगल बांध परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना और टिहरी बांध परियोजना, है ना, और इसके अलावा हीराकुंड बांध परियोजना, ये बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं। बहुउद्देशीय माने जिनके एक साथ बहुत सारे उद्देश्य हों, जैसे बाढ़ पर नियंत्रण करना, मत्स्य पालन करना, है ना, सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पानी भिजवाना, मतलब कि नहरों के माध्यम से। और सबसे बड़े चीज क्या है? हाइड्रो पावर, है ना, जल विद्युत का उत्पादन करना, जल विद्युत का। ये इसके लिए डैम बनाए जाते हैं, लेकिन ये डैम जो है अगर देखा जाए तो पर्यावरण की निगाह से गलत है ना, क्योंकि जब डैम बनते हैं तो जो डैम के पीछे वाले हिस्से में जो पानी भरता है ना, ये नदी के बहाव को रोक करके ही बनाया जाता है। तो जो डैम बनता है तो पीछे के हिस्से पर बहुत बड़े पैमाने पर पानी दूर तक जल भराव ले लेता है, जल भराव ले लेता है वो नदी, जिसकी वजह से आसपास के जंगल, है ना, आसपास के गांव सब उसी में डूब जाते हैं। तो जिसकी वजह से पर्यावरण को नुकसान ही तो होता है ना। तो टिहरी बांध परियोजना के खिलाफ देखिए कितने बड़े पैमाने पर विरोध, वो आंदोलन हुआ, इसीलिए हुआ ताकि उसको रुकवाया जा सके ना। तो इस प्रकार से ये बांध परियोजनाएं भी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती हैं और वनों का निम्नीकरण भी करती हैं। ओके, आते हैं अपने मुद्दे पर। उसके अलावा पश्चिम बंगाल में बुक्सा कहते हैं, बक्सा टाइगर रिजर्व, जहां पर टाइगर पाए जाते हैं पश्चिम बंगाल में, बहुत इंपॉर्टेंट है, में डोलोमाइट के खनन के कारण खतरे में है। यहाँ के क्या? टाइगर रिजर्व, ये जंगल है, यहाँ पर ये टाइगर रहते हैं, तो उनका वो एक प्राकृतिक आवास है, प्राकृतिक निवास स्थल है। किसका? वहां के टाइगर का। तो वहां पर वो रहते हैं, लेकिन अब डोलोमाइट का खनन होता है तो इसकी वजह से बड़े पैमाने पर जंगल वहां पर काटे गए हैं, तो जिसकी वजह से बड़ा नुकसान हुआ है ना। तो खनन भी वनों के निम्नीकरण का एक प्रमुख कारण है ना। उसके बाद पशुचारण, पशुओं को चराना। चारागाह तो होते हैं, लेकिन चारागाहों का तो अतिक्रमण हो चुका है, तो पशुओं को कहाँ चराया जाए? तो अनियंत्रित ढंग से पशुओं, मतलब कि पशुचारण भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अति पशुचारण भी इन पेड़ पौधों को पनपने नहीं देता है। तो जंगल कहाँ से तैयार होंगे, है ना। आपके घर के आंगन में सामने अगर एक छोटा सा पौधा लगाओ, बढ़िया तैयार हो जाए, और कोई जानवर आकर के उसको चर ले या उसको खा ले, तो क्या होता है ना, फिर से उसको तैयार होने में कितना समय लगता है ना, या वो पनपने ही नहीं पाता है ना, तो कष्ट होता है। ओके, उसके अलावा ईंधन के लिए भी लकड़ियों को काटा जाता है, पेड़ों को काटा जाता है, उसकी शाखाओं को काट लिया जाता है ना। तो इस प्रकार से वनों का निम्नीकरण हो रहा है। ये सब वनों के निम्नीकरण के रीजन है, कारण है। उसके बाद औद्योगिक शहरी अर्थव्यवस्था, उद्योग स्थापित होते हैं, उसके बाद जब रोजगार की तलाश में लोग ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर बढ़ते हैं, तो क्या होता है? आबादी बढ़ती है ना, नगर बनने शुरू होते हैं, क्योंकि उस आबादी को रहने के लिए भी तो जगह चाहिए, तो घर बनते हैं। तो इसी प्रकार से धीरे धीरे जंगलों को काटा जाता है, जंगलों का सफाया किया जाता है, तो शहरीकरण इसी प्रकार से होता है। और शहरों का विकास कैसे होता है? जैसे व्यापार, औद्योगिकरण से व्यापार की शुरुआत होती है ना, तो व्यापार के लिए स्थल मार्ग का यूज किया जाता है, उसके लिए बड़ी चौड़ी चौड़ी सड़कें बनाई जाती हैं, तो इसकी वजह से ही बड़े पैमाने पर जंगलों को काटा जाता है ना। और इसके अलावा बढ़ती हुई आबादी भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाती है वनों के निम्नीकरण में। आबादी बढ़ेगी तो उसके लिए तो घर तो बनवाने पड़ेंगे, आबादी बढ़ेगी तो यातायात के साधनों से तो चलेगी चलेगी। तो यातायात के साधन जो आज से 50 साल पहले जिस मार्ग से चलते थे, क्या आज वो संभव है? नहीं। तो उस मार्ग को चौड़ा किया जाता है, बड़े पैमाने पर जंगलों की कटाई होती है, भूमि का अधिग्रहण होता है। तो कहीं न कहीं
हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है ना। मतलब कहते हैं ना, पाने के लिए कुछ तो खोना ही पड़ेगा आपको। अब ये ना कहना कि मैं सपोर्ट कर रहा हूं, नहीं नहीं जंगलों को कटना चाहिए ना। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य की इच्छाएं अनंत हैं, है ना। तो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए वो प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करता है, लेकिन अब ये अनुचित होता जा रहा है, अनियंत्रित होता जा रहा है। जरूरत किस बात की है कि बढ़ती हुई आबादी को कंट्रोल किया जाए, उस पर नियंत्रण लगाया जाए, तो ऑटोमेटिक ये जंगल कटने बंद हो जाएंगे ना। तो पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ना। तो इसी प्रकार से ये वनों का निम्नीकरण हो रहा है। मजबूरी भी है मनुष्य की, अच्छा जीवन जीना चाहता है ना, लेकिन अब वो हम आदि मानव वाला भी जीवन नहीं जी सकते हैं, क्योंकि मनुष्य एक समझदार प्राणी है, मनुष्य, है ना। तो जब वो मंगल ग्रह पर जो है मतलब कि पहुंचने वाला है, चंद्रमा पर तो वो उतर ही चुका है, तो मंगल ग्रह दूर नहीं है, वहां भी पहुंचने वाला है, तो ये तो सामने है सब कुछ। ओके, तो पाना है तो खोना है। जैसे आप सभी लोगों को अच्छे नंबर पाने हैं, अच्छी नौकरी करनी है ना, अच्छा इंसान बनना है, तो अच्छा पढ़ना पड़ेगा, तो नींदों को बाय बाय करना होगा, नींद को बाय बाय करना होगा, कम सोना है, खूब पढ़ना है। ओके, उसके बाद ये तो आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद है जैव विविधता को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं। जो बायोडाइवर्सिटी है, जो जीव बहुत सारे पाए जाते हैं, उनको प्रभावित कौन कौन से करने वाले कारक हैं, है ना। जैसे वनों को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, ये सब मैंने बता दिया है। उसी प्रकार से जो जैव विविधता है, जो जीव जंतु है, उनको कौन प्रभावित करता है। वन्य जीव के आवास का विनाश। जो जीव जंतु होते हैं, इनका विनाश कैसे शुरू होता है, जब जंगल कटने शुरू होते हैं, क्योंकि जंगल में ही तो रहते हैं ये सब। अब जंगल कटेंगे तो ये शहर के, तो जंगल के बाहर निकलेंगे। खबरें आए दिन आती है कि तेंदुए ने जो है एक इंसान को खा लिया, बच्चे को उठा के ले गया, उसको मार काट के मतलब कि खा लिया। तो उसी का तो परिणाम है जो ये आज शहरों की ओर मतलब कि भाग रहे हैं। हम जंगल की ओर भाग रहे हैं, वो शहरों की ओर भाग रहे हैं, देख लीजिए ना। तो हम उनके आवास का विनाश कर रहे हैं। मैंने कहा था ना कि ये सब चीजें जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं, इसकी वजह से जंगल कट रहे हैं, तो जैव विविधता में भी कमी आ रही है ना। उसके बाद जंगली जानवरों का शिकार भी एक बड़ा मुद्दा है। जैसे टाइगर का शिकार जब अंग्रेज हमारे देश में रहा करते थे, या राजा महाराजाओं के समय में शेरों का बड़ा शिकार होता था। शेर मतलब कि शेर को मारना बड़ा बहादुरी का काम माना जाता था। आज मार दिया जाए तो फिर बहादुरी का काम तो नहीं कहा जाएगा, जेल तो हो ही जाएगी, छूटना मुश्किल हो जाएगा, है ना। जैसे काले हिरण को मारना एक को तो बहुत ही भारी पड़ गया, है ना। तो कितना नुकसान होता है, इनको मारा नहीं जा सकता अब, क्योंकि अब अपराध माना जाता है सब, है ना। तो बड़े पैमाने पर इनका शिकार हुआ, जिसकी वजह से ये कम हो गया। जैसे टाइगर जो है, जो हमारे देश में कम पड़ गए हैं, बाघ वगैरह, इस और इनके कम होने का रीजन यही है। गैंडे जो कम हो गए हैं, इनका रीजन यही है, इनका शिकार होना। जैसे मैं आपको बता दूं, मेरे पास के ही क्षेत्र में एक झील पड़ती है ना, और उस झील में जो है साइबेरिया से पक्षी आया करते थे। साइबेरिया रूस के उत्तर वाले हिस्से से आया करते थे, है ना। तो यहाँ पर वो विचरण करते थे, लेकिन जब उनका शिकार होना शुरू हो गया तो उन्होंने यहाँ पर आना ही बंद कर दिया, है ना। तो शिकार होने से उनकी भी संख्या कम पड़ती है ना। नेचुरल चीज अलग है कि वो मर रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, वो अलग चीज है, उसकी प्रक्रिया धीमी होती है, लेकिन शिकार की प्रक्रिया तेज है। तो इसकी वजह से बहुत सारे जीव आज खत्म होने के कगार पर हैं। उसके बाद है पर्यावरणीय प्रदूषण, मैंने बता ही दिया है ना। प्रदूषण की वजह से भी नुकसान हो रहा है इन वन्य जीवों के लिए, है ना, क्योंकि ये प्राकृतिक वातावरण में रहने वाला जीव है, जैसे मनुष्य भी है। ये जैसे आजकल जो होती महामारियां फैली हुई हैं, ये मनुष्य भी तो उसी चपेट में आ रहा है ना। तो उसी प्रकार से ये जीव जंतु भी उन आपदाओं, उन महामारियों की चपेट में आते हैं, जो कि प्रदूषण भी कहते हैं जिसको, जिनकी वजह से उनका नुकसान हो रहा है ना। इसके बाद है दावानल। दावानल माने जंगल में लगी हुई आग। आप लोग सुनते होंगे कि अमेरिका के जंगलों में आग लग गई।
जंगलों में आग लगने का रीजन है कि जब हवाएं चलती हैं तो पेड़ों में जो घर्षण होता है उसकी वजह से वो आग लग जाती है। तो दावानल, बड़े पैमाने पर जंगल में आग लगती है तो उनको बुझाने के लिए जो है ना फायर ब्रिगेड होती है वो काम करती है। उसकी वजह से भी जानते हो आप लोग, बड़े पैमाने पर जंगल मारे जाते हैं। बड़े पैमाने पर एक साथ कई जानवर एक पल भर में ही जल करके खाक हो जाते हैं, है ना। तो उसकी वजह से भी नुकसान होता है। वो तो एक प्राकृतिक आग, मतलब प्राकृतिक आपदा है। जीवों को नुकसान दो तरीकों से होता है, एक होता है प्राकृतिक आपदा और एक होता है मानव जनित आपदा। ओके, उसके बाद बढ़ती जनसंख्या, बढ़ती हुई जनसंख्या की वजह से भी थोड़ा लाइट्स की प्रॉब्लम हो गई है स्टूडेंट्स। देखते हैं भी। हाँ ओके स्टूडेंट्स, लाइट्स में थोड़ा प्रॉब्लम्स आ गई थी तो मैंने ठीक कर दिया है। आते हैं अपने मुद्दे पर, है ना। तो दावानल, उसके सूखा, हाँ कहा गया, हाँ दावानल। तो इसकी वजह से बहुत जीव जंतु मारे जाते हैं। उसके बाद बढ़ती हुई जनसंख्या भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है भाई, कि जैसा कि मैंने बता ही दिया है, शहर मतलब कि शहरीकरण। उसके बाद परिणाम क्या होता है, महिलाओं का शोषण भी होता है, सूखा, बाढ़ भी आता है। सूखा होता है भाई, जब पेड़ जब पौधे जंगल कट जाएंगे तो उससे क्या नुकसान होगा, नुकसान ये होगा कि बारिश कम होगी, है ना। या या अतिवृष्टि भी हो सकती है, जो चक्रवात का जन्म होता है ना, तो उसकी वजह से बाढ़, मतलब कि बाढ़ भी आती है। लेकिन एक रीजन आप देखो, महिलाओं का शोषण ये किस प्रकार से, जब पेड़ पौधे कट जाएंगे, पानी कम बरसेगा, तो पानी के जहां पर मतलब कि स्रोत होंगे तो वहां से पानी, अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी तो लेकर के आना ही पड़ेगा। आप लोग देखते होंगे राजस्थान वगैरह में कि किस प्रकार से महिलाएं इतनी दूर तक जाती हैं, एक एक पर एक घड़ा रखे हुए और पानी लेकर के आती, तो ये महिलाओं का शोषण ही तो कहलाएगा। उसी प्रकार से पुरुषों का भी शोषण होता है। जब फसल उत्पादन नहीं होगा, है ना, प्रदूषण की वजह से, तो लोग जो है रोजगार की तलाश में बाहर जाएंगे। तो जब लेबर बढ़ेगा तो कीमत भी तो कम हो जाएगी, तो शोषण ही तो कहलाता है ना। ओके, तो ये मैंने लिखा। वन संरक्षण क्या है, वनों को बचाने के लिए भी फिर बहुत सारा कोशिश किया गया है बीच में। कैसे, भारतीय वन्य जीवन रक्षण अधिनियम 1972 से लागू है, आप जरूर लिखें, इंपॉर्टेंट है ना। भारतीय वन जीवन रक्षण अधिनियम 1972 में लागू हुआ। फिर राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य स्थापित हुए। आपने सुना होगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क स्थापित हुए, है ना। नेशनल पार्क और अभ्यारण्य, इसका भी जो है मैं जो है वीडियो एक बढ़िया से बनाऊंगा आप लोगों के आगे। थोड़ा एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने अभी इस वीडियो में जो है अपना चश्मा पहन रखा था तो अब नहीं पहने हूँ ना, तो इट्स ओके। तो फिर ये चीजें हुई ना। तो राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य स्थापित हो अब किए जा रहे हैं, जहां पर शिकार करना पूर्णतया प्रतिबंधित है। ओके, उसके बाद है वनों का वर्गीकरण। वनों का और संरक्षण की दृष्टि से बात हो रही है। आरक्षित वन आधे से अधिक लेकिन सर्वाधिक मूल्यवान होते हैं आरक्षित वन। रक्षित वन क्या है, देश के कुल वन क्षेत्र का लगभग 1/3 होते हैं ये। इसके अलावा अवर्गीकृत वन होते हैं अन्य सभी प्रकार के वन। आरक्षित वन और रक्षित वन को छोड़ के जो बचे उनको कहते हैं अवर्गीकृत वन। अब ये कहां कहां ज्यादातर पाए जाते हैं, आपको इनके ऊपर ध्यान रखना है। जैसे मैं बोर्ड के ऊपर फोकस किया हूं, आप लोग देखते रहें। जैसे मध्य प्रदेश में स्थायी वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र आते हैं, सबसे अधिक वन क्षेत्र मध्य प्रदेश के क्षेत्र में आते हैं। उसके बाद जम्मू कश्मीर, ज और का लिखा है, जगह कम थी। आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र में भी आरक्षित वन पाए जाते हैं। ध्यान रखना है आप लोगों को, है ना। उसके बाद है बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा में
रक्षित वन पाए जाते हैं, है ना। तो ये हो गया। इसके अलावा पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में, जो 7 राज्य हैं वहां और गुजरात में अवर्गीकृत वन पाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट लगता है ना, पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में अवर्गीकृत वन पाए जाते हैं। उसके बाद है वन संरक्षण कैसे किया जाए, जिससे चिपको आंदोलन जिसको सुंदरलाल बहुगुणा ने चलाया था 1973 में, है ना, चमोली जिले में, जो कि वर्तमान में उत्तराखंड में पड़ता है। तो उत्तराखंड से शुरू हुआ था चिपको आंदोलन। इसमें पेड़ों को कटने से बचाने के लिए महिला और पुरुष जो है पेड़ों से चिपक करके खड़े हो जाते थे कि पहले हमको काटो उसके बाद पेड़, है ना। तो यह है चिपको मूवमेंट शुरू किया गया है 1973 में, आप लोग लिख लेंगे। उसके बाद टिहरी में किसानों का बीज बचाओ नवदानय आंदोलन शुरू हुआ। ये किस लिए शुरू हुआ था, रासायनिक जो खादें होती हैं जिनके वजह से मृदा को नुकसान होता है, उसके खिलाफ चलाया गया था और सफल भी हुआ, है ना। उसके बाद संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम भी शुरू होता है। संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम का मतलब होता है संयुक्त रूप से सभी लोग मिलकर के भी जो है ये जो जंगल है इनका प्रबंधन करना है, इनका संरक्षण करना है और इनकी देखरेख करनी है ना। तो ये हो गया। और संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी सबसे पहले ओडिशा में, है ना। आपको उसकी कैपिटल बताना है। 1988 में ये शुरू हुआ था। क्या, संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम 1988 में। इसके अलावा मैंने यहाँ पर एक इंडिया का मैप बना रखा है, आप लोग चाहें तो इसको जो है मतलब कि देख ले। एक सेकेंड, थोड़ा मैं अपना गूगल ले लेता हूँ। ओके, तो हाँ ये चीज है। हाँ, ये मैंने मैप बना दिया है। जरूरत थी कि आप लोगों को थोड़ा बहुत मतलब बता दूं मैं कैसे क्या चीज। यहाँ आप देखो राष्ट्रीय उद्यान की बात आ रही है ना, उसके बाद वन्य जीव अभ्यारण्य की जो बात आ रही है ये बताना चाहता हूँ। है तो बहुत सारे नेशनल पार्क, राष्ट्रीय पार्क, लेकिन कुछ को मैं यहाँ बताया हूँ। इंडिया का मैप मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। जैसे कुछ है, जैसे सरिस्का नेशनल पार्क, ये राजस्थान में पड़ता है, आप देख सकते हो राजस्थान में। उसके बाद है गिर नेशनल पार्क, जो कि पड़ता कहाँ पर है, गुजरात में, जहां पर जंगली गधे पाए जाते हैं। बहुत पूछा जाता है जीके में, है ना। उसके बाद है आता है आपका जिम कार्बेट नेशनल पार्क आता है, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। उसके बाद आता है दुधवा नेशनल पार्क, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पड़ता है, असम में। कान्हा मध्य प्रदेश में पड़ता है और बांदीपुर कर्नाटक में पड़ता है। ये कुछ नेशनल पार्क के नाम है, आप लोग जरूर लिख लें। और मतलब कि ज्यादातर ये पूछे जाते हैं ना, तो इसीलिए मैंने बता दिया है। और आपसे वादा है कि मैं कुछ नेशनल पार्क और जो अभयारण्य होते हैं वहां पर मैं उनका भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, विद मैप समझाऊंगा आप लोगों को। सारे नेशनल पार्क और सारे वन्य जीव अभयारण्य, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उनको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों के आगे। तो इस प्रकार से मेरा जो आज का ये लेसन था वन एवं वन्य जीव संसाधन, है ना, इसको मैंने आप लोगों के सामने आज मतलब कि मैं ये अपने आप तो नहीं कहूंगा कि मैंने बेहतर तरीके से पेश किया है, लेकिन मैंने कोशिश पूरी की है कि मैं आप लोगों को कम शब्दों में अधिक से अधिक बता दूं। मेरा उद्देश्य यही रहता है कि मेरा जो सोशल साइंस का स्टूडेंट है वो कभी किसी के आगे इस सब्जेक्ट में, जीएस में, कभी किसी से पीछे ना रहे, हमेशा लोगों से एक कदम आगे ही रहे। क्यों कहा, क्योंकि और भी लोग हैं जो उतनी ही मेहनत करते हैं जितनी मेहनत आप लोग कर रहे हो ना। तो कैसा लगा मेरा आज का ये टॉपिक, कमेंट जरूर करिएगा और प्लीज पूरा वीडियो जरूर देखा करें, है ना। इसमें मेरा कोई छिपा हुआ उद्देश्य नहीं है। ये मेरा एक, कहते हैं ना कि मेरा एक शौक है कि मैं आप लोगों को कितना अधिक से अधिक पढ़ा सकूं। पूरा दिन मैं अपने कॉलेज में बिताता हूं, उसके बाद फिर शाम को आता हूं, अपने बच्चों को भी पढ़ाता हूं, उसके बाद मैं आप लोगों के लिए वीडियो पर आ जाता हूं ताकि आप लोगों तक कुछ और मैसेज पहुंचे। तो प्लीज ना पूरा वीडियो जरूर देखा करें। बाकी आप सब लोग समझदार हैं, पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें और माँ बाप की सेवा करें, माँ बाप की इच्छाओं, माँ बाप की उम्मीदों पर खरा उतरें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।